गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसा कि आप लोग जानते हो कि कल हम लोगों ने चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी को कंप्लीट किया। हम पहले बता चुके हैं कि बेटा मंडे को या ट्यूसडे को, मंडे नहीं ट्यूसडे को हम लोग लाइव क्लास में रहेंगे। लाइव क्लास में हम जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ लाइन्स एंड ऑफ नेशनल इकोनॉमी से रिलेटेड, जहाँ कहीं से भी आपको डाउट है वो आप इकट्ठा करोगे और ट्यूसडे को हमसे पूछोगे। ट्यूसडे तक आप लोग पूरी प्रॉब्लम डे हम ट्यूसडे को बनाएंगे। तो प्रॉब्लम जो भी आप कलेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर बिलोंगिंग, वो आप चैप्टर प्रॉब्लम आप कलेक्ट करिएगा और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे बेटा, वो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, वो है एग्रीकल्चर। कुछ क्लासेस में बेटा इस चैप्टर को पूनम मैम ने पढ़ा दिया है, जिन क्लासेस में या पार्थोज सर ने पढ़ा दिया, मिस्टर पार्थोज सर, मिसेस पूनम मैम ने इसको डिस्कस कर दिया है। तो इस वजह से जिन क्लासेस में कंप्लीटेड है उस क्लास के बच्चों रिवीजन करेंगे, लेकिन वो रिवीजन के एंगल से नहीं लेंगे, उसे एक मेन क्लास के रूप में लेंगे। और जिन क्लासेस में नहीं कंप्लीट है वो तो बेटा मेन क्लास के रूप में से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से एक नया टॉपिक के साथ इंडिया का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक बार बच्चों मैं इस चैप्टर का पेपर देख रहा था, इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था और क्वेश्चन ऐसा करके कुछ आया था कि एक क्रॉप उन्होंने दिखाया था। एक क्रॉप, मैं एक्चुअली बता दे रहा हूँ कि वो क्रॉप राइस क्रॉप थी और राइस क्रॉप की फोटो दिखा करके उन्होंने पूछा था क्रॉप का नाम। 4 नंबर में छोटे छोटे 4 क्वेश्चन बनाया था। क्रॉप का नाम, आइडियल टेम्परेचर, आइडियल रेनफॉल, प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ दिस क्रॉप, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस वजह से आपको इस चैप्टर की बेटा समझ होनी चाहिए। मैं पहले लेक्चर में बच्चों आपको इस चैप्टर से बिलोंगिंग सारी समझ क्रिएट करूंगा आपके अंदर कि क्रॉपिंग है क्या और क्रॉपिंग को कैसे हम समझेंगे, इंडियन एग्रीकल्चर को हम कैसे समझेंगे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आते हैं बच्चों, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर नाम के चैप्टर के साथ आते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के साथ बच्चों, एग्रीकल्चर के साथ अगर हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर एक नए टॉपिक के साथ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर की आज हम पूरी समझ क्रिएट करेंगे कि इंडिया में एग्रीकल्चर की पोजीशन क्या है, एग्रीकल्चर किन किन फैक्ट्स पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर किन किन बातों पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर कैसे, ताकि हम हमारा क्वेश्चन कैसा भी ट्विस्ट करें तो हमें इसे हैंडल करना है। तो बच्चों इंडिया की जो एग्रीकल्चर है, कोई भी क्रॉप बच्चों, जैसे कहते हैं कि अगर हम उनसे एक नॉर्मल बात करें, कहें कि एप्पल का, अगर एप्पल का फल अगर हम जम्मू कश्मीर से यहाँ उगाए तो वो उस टाइप का कहते हैं ना, कहते हैं बेटा ये कश्मीरी सेब है, कहते हैं ज़्यादा लाल होगा। फिर कहते हैं हिमाचल प्रदेश का सेब है, थोड़ा कम लाल होगा। तो देखो ये चीज़ें क्यों, ये वेरिएशन आ रहा है। वही क्रॉप बेटे वहाँ पर कुछ ऐसे उग रही है, वही क्रॉप यहाँ पर आने पे ऐसा कुछ प्रोडक्शन दे रही है। या हम कहें कि अगर हम बेटे राइस को राजस्थान में जाके उगाएं तो राइस का प्रोडक्शन नहीं होगा, या बच्चों हम व्हीट को जा करके शिलांग में उगाएं जा करके तो व्हीट का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है, ये वेरिएशन क्यों हो रहा है, इसी चीज़ की हमें इस अपने पहले लेक्चर में बेटा इसी चीज़ की हमें समझ क्रिएट करनी है कि ऐसा वेरिएशन क्यों आ रहे हैं, ऐसे वेरिएशन हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा किसी भी जो कोई भी क्रॉप होती है, किसी भी क्रॉप की जो उगाने की जो आइडियल कंडीशन होती हैं उन पर हम पहले आज डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इंडिया को देखें, वैसे मैं आपको बता दूं बेटा, आप लोगों ने सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ा होगा। तो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में पार्थोज सर ने, मिस्टर पार्थोज सर ने शायद पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़ाया था तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कंसीडर कर लेता हूँ, मुझे लगा करता है कि शायद सर ने पढ़ाया हो। तो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी को 3 पार्ट में, 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं बेटा। पहला आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा आता है हमारा टर्सरी सेक्टर। तो ये जो तीनों सेक्टर्स है, इसमें जो हमारा एग्रीकल्चर है ना बेटो, एग्रीकल्चर जो आता है वो प्राइमरी सेक्टर का एक पार्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर किस सेक्टर से बिलोंग करता है, तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता है। ये क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है। बेटे प्राइमरी सेक्टर में वो सारा वे ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसमें प्रोडक्शन काफी कुछ तक नेचर पे डिपेंड होता है, जैसे एग्रीकल्चर है, एनिमल्स फार्मिंग, एनिमल्स
फिश ब्रीडिंग है, एनिमल्स ब्रीडिंग है, एनिमल्स फार्मिंग है, ठीक है, एनिमल्स मतलब जानवरों का पालना, ये भी हमारा प्राइमरी सेक्टर में है, माइनिंग है ये प्राइमरी सेक्टर में। तो कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन बनाएंगे कि पूरी इंडियन इकोनॉमी की इनकम को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो हमको डिस्कस करना है बेटा, वो ये इतना याद रखना है कि एग्रीकल्चर हमारा जो है वो प्राइमरी सब्जेक्ट का एक हिस्सा है, प्राइमरी सब्जेक्ट का, प्राइमरी सेक्टर का एक पार्ट है। तो इसी वजह से प्राइमरी सेक्टर का मेन पार्ट हमारा एग्रीकल्चर है। इसी वजह से बच्चों हम लोग प्राइमरी सेक्टर को पॉपुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, दैट्स व्हाई द रीजन पॉपुलरली प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज ए एग्रीकल्चर सेक्टर। तो बच्चों आज हमें ये समझ क्रिएट करना है कि इंडिया की जो इकोनॉमी, इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो कैसे ऑपरेट करती है। तो बच्चों इंडिया को अंग्रेज लोगों ने सब कॉन्टिनेंट कहना स्टार्ट किया, और हम लोग भी सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। हम लोगों के सब कॉन्टिनेंट कहने का बेटा एक अलग मीनिंग है, और अंग्रेज लोगों के सब कॉन्टिनेंट कहने का एक अलग मीनिंग है। हम लोग जो सब कॉम्पोनेंट इंडिया, सब कॉन्टिनेंट इंडिया को कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट इंडिया को कहते हैं, कॉन्टिनेंट नहीं सब कॉन्टिनेंट। What means is subcontinent, मतलब it is not a continent but all the conditions, geographical and physical features of a continent are present in our India. That's why India is known as a subcontinent. ठीक है, इंडिया में इस वजह से हम ज्योग्राफिकली इसे कहते हैं कि इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इंडिया काफी बड़ा है देश है, दुनिया का 2.4% एरिया कैप्चर करता है। पूरी दुनिया का 2.4% एरिया है, 32,87,264 किलोमीटर का एरिया, 32,87,264.6 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हम होल्ड करते हैं। हम बता दें बच्चों, पूरी अर्थ का एरिया लगभग, लैंड एरिया लगभग 14 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है, जो लैंड एरिया है। हम अर्थ का एरिया नहीं बता रहे बेटा, सरफेस का एरिया नहीं बता रहे हैं, क्योंकि 3/4 पार्ट ऑफ द टोटल लैंड में हमारा बेटा वाटर है, 1/4 जो है उसका वो लगभग 14 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें ढेर सारे लगभग 200 या 204 कंट्रीज एग्जिस्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम पे 200 मोर देन कंट्रीज, बस ये मान के चलो मोर देन 200 कंट्रीज आर एग्जिस्टिंग इन दिस एरिया। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज बेटा बहुत छोटे हैं, कुछ कंट्रीज तो एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर है इंडिया के, जैसे वेटिकन सिटी है। मतलब मेरे कहने का मतलब कुछ कंट्री बहुत छोटे हैं, कुछ कंट्री बहुत बड़े हैं। दुनिया का सबसे बिगेस्ट कंट्री जो है वो रसिया है, लगभग 1 करोड़ 70 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया के साथ। दूसरे नंबर पे बेटा कनाडा है 98 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के साथ। ठीक है, तीसरे नंबर पे चाइना है 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर के साथ। चौथे नंबर पे यूएसए है 95 लाख स्क्वायर किलोमीटर के साथ। पांचवें नंबर पर ब्राजील है, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे हम 32,87,264.6 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के साथ। तो बच्चों मैं ये बता रहा हूँ कि इंडिया एक बहुत काफ़ी बड़ा कंट्री भी है, एरिया में भी, पॉपुलेशन में हम सेकेंड रैंक को होल्ड कर रहे हैं। तो मतलब पॉपुलेशन के एंगल से भी तो इंडिया एक बड़ा कंट्री है, ये भी है कि इसके सब कॉन्टिनेंट कहने का एक रीजन है। लेकिन बड़े के साथ साथ इंडिया में बेटे ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन आर प्रेजेंट। हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर पढ़ने के पहले बच्चों हम सारी जगह क्लाइमेटिक कंडीशन देख लेते हैं कि सारी जगह क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, क्यों सब जगह क्लाइमेटिक, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर बच्चों हमें एग्रीकल्चर पढ़ना है। क्योंकि आप लोग जानते हो बेटा कोई भी क्रॉप क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, जैसे कहते हैं कि असम में ही हम सेब क्यों उगाते हैं, हम क्या नाम से धान मतलब राइस की खेती हम मतलब वेस्ट बंगाल, असम या क्या नाम से आपका बिहार में ही ज्यादा क्यों होती है, और राजस्थान पंजाब में कम क्यों होती है। पंजाब में अगर होती है तो इरिगेशन की हेल्प से कैसे होती है, हरियाणा में क्यों राइस कम होता है, गेहूं क्यों राइस ज्यादा होता है। ये सब बेटे ऑल द थिंग्स आर डिपेंडेड ऑन द क्लाइमेटिक एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन। तो हम पहले क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में एक समझ क्रिएट करेंगे, कहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है, फिर हम जाके जाने कि इस क्रॉप को ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन है तो तुरंत हम प्रोड्यूसिंग एरिया बताएंगे कि यहाँ पर इसका प्रोडक्शन हो रहा होगा। क्योंकि ये क्लाइमेटिक कंडीशन कहते हैं, जूट जो है वो सब बंगाल में ही होता है, बंगाल जूट को हम गुजरात में क्यों नहीं उगाते हैं, कॉटन हमारा गुजरात में ही क्यों होता है, क्योंकि बेटा इसको हम बंगाल में क्यों नहीं उगाते हैं, है ना। तो ये हमारा बेटा जो तो ये जो वेरिएशन आ रहा है इसको हम आज बहुत अच्छे समझेंगे बच्चों। तो देखो अगर मैं आपको इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बात करूं तो इंडिया का कुछ सेफ बच्चों ऐसा है, हमको बहुत ज्यादा, हमसे बार बार हम बता चुके हैं बच्चों कि हमसे बहुत ज्यादा अच्छा मैप नहीं बनता है। तो इस वजह से हम लोग काम चलाने भर तक का पढ़ लेते हैं कि काम चलना चाहिए, अपना काम चलना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसे करके कुछ मान लेते हैं हमारा इंडिया ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 सपोज कर लेते हैं कि हमारा ये कुछ ऐसे इंडिया है। अरे यार क्या हमसे बन रहा है,
ठीक है, कुछ ऐसे सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा कुछ यहाँ से, ये यहाँ पर बांग्लादेश हो गया और ये ऐसे कुछ ऐसे इंडिया है, ऐसे सपोज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आप लोगों को आज बता रहा था कि कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो बच्चों मैं आपको आज अच्छे समझाता हूँ कि क्लाइमेटिक कंडीशन किन बातों पे डिपेंड कर रही है, और क्लाइमेटिक कंडीशंस को हम पढ़ करके फिर एग्रीकल्चर की चीज, हम एग्रीकल्चर के लिए इस सब्जेक्ट बेटा एक समझ क्रिएट कर रहे हैं इस टॉपिक में। हमारा पर्पज है इस टॉपिक के थ्रू एग्रीकल्चर की कंडीशन जान लेना, क्लाइमेटिक कंडीशन जान लेना, कहाँ ज्यादा रेनफॉल हो रही है, क्यों ज्यादा रेनफॉल हो रही है, कहाँ कम रेनफॉल हो रही है, कहाँ का टेम्परेचर हाई है, क्यों टेम्परेचर हाई है, कहाँ बरसात ठंडी में हो रही है, क्यों ठंडी में हो रही है। ये सारी क्लाइमेटिक कंडीशन आज हम पढ़ करके फिर देखेंगे क्रॉपिंग कंडीशन को, तो हमारी कंडीशन बहुत कुछ क्लियर होगी। ठीक है बच्चों, तो आज हमें समझ क्रिएट करना है इस चार टॉपिक में। तो बच्चों हम लोग ये जो पढ़ते हैं, पूरा ये कंडीशन पढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि हमारा इंडिया कुछ ऐसा है। अब कैसा बच्चों, ये तो हमें बहुत अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, तो समझ लेते हैं बांग्लादेश है, फिर इधर हमारा इंडिया, ये इधर अरुणाचल प्रदेश वगैरह सिचुएटेड है। तो बच्चों मैं बातें कर रहा था, इधर जब हम साउथ इंडिया की बात करें, हम साउथ इंडिया से पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। साउथ इंडिया में बच्चों, साउथ इंडिया का ये हमारा ये पोर्शन, ये जो साउथ इंडिया का ये पोर्शन है बच्चों, ये ऐसा करके ये पोर्शन, ये हमारा दक्कन का प्लेट्यू है, जिसमें ये यहाँ पर बच्चों इधर की तरफ मालवा है, इधर हमारा बच्चों कौन सा प्लेट्यू है, इधर हम छोटा नागपुर का प्लेट्यू है। ठीक है, ये दंडकारण्य का प्लेट्यू है, और इधर बच्चों हमारी राजमहल की पहाड़ियां सिचुएटेड है। ठीक है, ये हमारा दक्कन का प्लेट्यू सिचुएटेड है ट्रायंगुलर शेप में बच्चों, ये ट्रायंगुलर शेप में दक्कन का प्लेट्यू सिचुएटेड है, दक्कन का प्लेट्यू सिचुएटेड है, और ये हमारे बेटे पेनिनसुलर प्लेन है। ठीक है, कुछ हम ऐसा पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर समझते हैं कि कौन सी क्रॉप कैसे होती है। तो बच्चों जो हम साउथ इंडिया का अगर हम पोर्शन पढ़ते हैं, तो साउथ इंडिया का जो बेटा स्ट्रक्चर दिया है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। कुछ साउथ इंडिया के स्ट्रक्चर को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो साउथ इंडिया का स्ट्रक्चर बच्चों कुछ ऐसा दिया है। ठीक है, समझ देखो ना, समझने की कोशिश करो, कुछ ऐसा करके बेटे हमारे ये साउथ इंडिया का, ये हमारे साउथ इंडिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिया है। देखो बेटा, इसको समझने की कोशिश करो। तो बच्चों ये हमारे साउथ इंडिया का ये एक्चुअली में ये जो एरिया है, ये ऐसे करके, फिर ये यहाँ से मान लेते समुद्र है, ये मान लेते समंदर है, और इधर भी कुछ आकर हमारा ऐसे हुआ है, यहाँ से मान लेते हैं ये समंदर है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे डेवलप हुआ। पहले बेटा ये सीधा ये इतना पोर्शन था। हम लोगों की इंडिया का जो स्लोप है बच्चों, याद रखना, इंडिया का जो स्लोप है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा है। इसी वजह से हमारी जो नदियां हैं, देखो बच्चों, मोस्ट ऑफ नदियां हमारी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो हो रही है, मोस्ट ऑफ नदियां सारी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो हो रही हैं। चाहे देखो बेटा गंगा गंगोत्री से आकर के वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, फिर इधर हमारे पास आते हैं क्या कहते हैं, यमुना भी वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, फिर इधर, तो ये कुछ हमारा कुछ ऐसा। तो हमारे इंडिया का जो स्लोप है वो साउथ इंडिया का स्लोप, इधर की देखो मोस्ट ऑफ नदियां बच्चों वेस्ट टू ईस्ट फ्लो हो रही हैं, चाहे कृष्णा हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे वो कावेरी हो, सब वेस्ट टू ईस्ट फ्लो हो रही हैं, महानदी हो। ठीक है, ऑल दीज रिवर्स। तो ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इंडिया का जो स्लोप है वो वेस्ट से ईस्ट है। देखो बेटे, ये वाला जो ये किनारे जो पेनिनसुलर प्लेन है, ये पहले हमारे इंडिया में नहीं थे। नदियां क्या हुई कि बहुत ज्यादा अपने साथ जब जब ऊपर पहाड़ से गिरती थी वो समुद्र में, तो बहुत निक्षेप लेके गिरती थी, और वो निक्षेप बच्चों इंडिया में सेटल, मतलब समुद्र में सेटल होता गया, और फिर बेटे समुद्र में ये प्लेन एरिया मैदान निकला है। ठीक है, वही सिल्ट के डिपोजिट होने से प्लेन एरिया मैदान निकला है। तो बच्चों जब ये प्लेन एरिया के ये जो मैदान निकले, ये इसी स्लोप से निकल करके आया बच्चों, क्योंकि देखो ये हम कहें कि ये हमारा प्लेट्यूज है, ये बहुत टूटा हुआ प्लेट्यूज है। ये वेस्टर्न घाट पर्वत है, ये वेस्टर्न घाट पर्वत है, जहाँ नीलगिरी, कोडरमम की पहाड़ियां, ये सब पहाड़ियां है ना बच्चों, ये किनारे किनारे इधर की पहाड़ियां हैं, इधर की पहाड़ियां, और ये बीच का उठा हुआ पोर्शन है। अब देखो बच्चों क्या होता है, जब सन की, ये बेटा हमारे टॉपिक ऑफ कंसर्न है, टॉपिक ऑफ कंसर्न जा रही है इंडिया के, टॉपिक ऑफ कंसर्न इंडिया के 8 स्टेट्स होकर के पास आउट हो रही है बच्चों। टॉपिक ऑफ कंसर्न इंडिया के 8 स्टेट्स होकर पास आउट हो रही है। और तो कभी कभी पूछता है कि टॉपिक ऑफ कंसर्न में किस स्टेट की कैपिटल है, तो झारखंड की कैपिटल रांची, और टॉपिक ऑफ कंसर्न के बिल्कुल एकदम पास में सिचुएटेड है। ये बेटा सिविल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉपिक ऑफ कंसर्न में किस स्टेट की कैपिटल सिचुएटेड है, तो टॉपिक ऑफ कंसर्न में झारखंड की कैपिटल रांची सिचुएटेड है, भोपाल के पास से होती हुई पास आउट होती
होती है। तो मेरे कहने का मतलब है गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे पास आउट होते हुए हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से पास आउट होती है। तो क्या होता है बेटा, हमारी जो सन की लोकेशन चलती है बच्चों, तो हमारी तीन इमेजिनरी लाइन जो है लेटीट्यूड्स, ये लेटीट्यूड से बच्चों लॉन्गिट्यूड से नॉर्थ टू साउथ चलती है, लेटीट्यूड से ईस्ट टू वेस्ट चलती है। लेटीट्यूड बेटे 181 है और लॉन्गिट्यूड से हमारी बेटे 360 है हर एंगल पे। लेकिन ये देखो इक्वेटर है, पहले एक इक्वेटर है, जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर से नीचे 90 है, इक्वेटर से ऊपर 90 है। तो जो हमारे पोल्स पे पहुंचते हैं उनकी लेंथ एकदम 0 हो जाती है। तो इक्वेटर के ऊपर 90, इक्वेटर के नीचे 90, टोटल मिलाकर के 180। तो इक्वेटर हमारे इसको दो स्फीयर में दो हेमिस्फीयर में बांटती है। तो ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया, ये साउदर्न पार्ट। तो इंडिया कहाँ है? नॉर्दर्न पार्ट में। इंडिया की लोकेशन कहाँ है? नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। नॉर्दर्न अगर दो इक्वेटर उसको दो इक्वल पार्टों में बांटती है, साउदर्न है नॉर्दर्न, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे इंडिया आता है। देखो इंडिया के नीचे से इक्वेटर पास आउट हो रही है। तो बच्चों क्या होता है कि इंडिया का जो ग्राफिक पैटर्न होता है वो जुलाई से स्टार्ट होता है। जुलाई से स्टार्ट होने का हम तुमको रीजन बता दें। हम बच्चों इस टॉपिक में हम एग्रीकल्चर नहीं पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में हम मिला जुला सब कुछ पढ़ रहे हैं। एक समझ क्रिएट कर रहे हैं कि इंडिया में कैसे मानसून आता है, कैसे बारिश होती है, कहाँ ज्यादा बारिश होती है, तब क्यों बारिश वाली फसलें वहां पर क्यों ज्यादा उगाई जाती है। हमारा मेन पर्पज ये है बच्चों, आज का टॉपिक हमारा इस बात को समझने के लिए। तो बच्चों क्या होता है कि ये 3 लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकी इंपॉर्टेंस क्यों है 3 लाइनों की? 3 लाइनों की ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों बच्चों? क्योंकि जो हमारा सन है वो इन्हीं 3 लाइनों के बीच में घूमता है। सन बेटे इस टॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ में नहीं जाता है, और सन की लोकेशन, सन की जो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर अर्थ, क्योंकि बेटा अर्थ 23 डिग्री एंड हाफ टिल्ड है, एक तरफ झुकी हुई है। तो सन की लोकेशन जो 90 डिग्री होती है इसके ऊपर नहीं जाती है। टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन 90 डिग्री पे, आगे 90 डिग्री पे नहीं कभी चमकता। बच्चों मेरी बात समझने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है इसके बेटे ऊपर सन 90 डिग्री पर किसी भी लाइन पे नहीं चमकता। टॉपिक ऑफ कैंसर हद होती है सन के 90 डिग्री तक जाने की। और इधर से जब इधर चलता है तो ये जो हमारी कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इससे साउथ में नहीं जाता है। इसी वजह से बेटे इससे ऊपर जब हम नॉर्दर्न पार्ट में पोल्स में जाएंगे तो इसके ऊपर जैसे इसके ऊपर हम जाते चले जाएंगे वैसे टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है। और आज जब पोल्स में पहुंचते हैं, देखो बेटा आप इसके ऊपर चले जाएंगे तो इसके ऊपर फिर रसिया जब ऊपर पहुंचे जाएंगे तो रसिया वगैरह में देखो, रसिया का साइबेरिया एरिया हमेशा जमा रहता है, वहां हमेशा ठंड होती है। फिर एकदम जब पोल्स में पहुंच जाते हैं तो पोल्स में एकदम फिर वहां कभी ठंडी खत्म ही नहीं होती है, वहां तो बर्फ हमेशा जमा रहती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी नीचे साउदर्न पोल्स में भी हमेशा अंटार्कटिका वगैरह में हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो मेरे कहने का मतलब है सन इन्हीं तीनों के बीच में बेटा पूरे साल राउंड अप करता है। कभी सन की लोकेशन 90 डिग्री यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी। अब बच्चों सन बेटे दिसंबर में अपनी लोकेशन को शो करता है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। सन दिसंबर में बहुत अच्छे से बेटा समझने की कोशिश करो, ये सारी चीजें हम तुम्हें क्लाइमेटिक कंडीशन है इंडिया में बता रहे हैं। तो सन की लोकेशन बेटे 90 डिग्री यहाँ पर होती है। कब? दिसंबर के महीने में। दिसंबर सन टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 90 डिग्री चमक रहा होता है, बाकी इन पर वो स्लाइटली हो जाएगा। तो दिसंबर के महीने में बच्चों सन ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से दूर हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर बेटा कड़ाके की ठंड होने लगती है, ठीक है, और यहाँ पर गर्मी होती है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गर्मी हो रही होती है, और ठीक है, कब? दिसंबर के महीने में यहाँ पर ठंडी होगी और सन की लोकेशन यहाँ होगी। तो बच्चों जब सन लोकेशन यहाँ होगी, फिर जनवरी के महीने में सन उत्तर की तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो इसी वजह से हम मकर संक्रांति का फेस्टिवल मनाते हैं। मकर संक्रांति के फेस्टिवल मनाने का मेन पर्पज है बच्चों कि सन अब अपने नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से कहते हैं सन उत्तरार्ध होने की पोजीशन आज ये है, यानी सन उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ अब चलना शुरू करेगा। इस वजह से सन की जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न हो रही है। उसी जब नॉर्दर्न स्टार्ट होती है उसी फेस्टिवल में हम लोग बेटा क्या मनाते हैं? हम लोग कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं कौन सा? वो खिचड़ी का फेस्टिवल, उसे मकर संक्रांति का फेस्टिवल कहते हैं। बच्चों सन फरवरी मार्च के महीने तक सन की लोकेशन बेटे टॉप मतलब इक्वेटर पर 90 डिग्री पे आ जाता है। तो सन इक्वेटर पर 90 डिग्री पर आ जाएगा, और फिर मार्च के बाद बच्चों सन उत्तर की तरफ लगातार बढ़ता है, और मई और जून के महीने तक आकर के वो कहां पर पहुंच जाता है बेटा? टॉपिक ऑफ कैंसर पर 90 डिग्री आ जाता है। टॉपिक ऑफ ये सन का टॉपिक ऑफ कैंसर पर 90 डिग्री आ जाएगा। अब बेटे जहां पर सन 90 डिग्री होगा, देखो अभी बेटा यहाँ से जोड़ते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन को।
सन का मोमेंट हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन को कैसे इफेक्ट करता है? सन 90 डिग्री पर मई जून के महीने पे कहां पर होगा बेटा? टॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा। टॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा, जो इंडिया पे से पास आउट होती है, इंडिया के 8 स्टेटों से पास आउट होती है। तो बेटा जब सन की लोकेशन टॉपिक ऑफ कैंसर पर होगी तो ये यहाँ पर 90 डिग्री पर चमक रहा होगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा? यहाँ पर वो खूब गर्मी क्रिएट कर देगा। टॉपिक ऑफ कैंसर पर खूब गर्मी क्रिएट करेगा। इस वजह से मई जून के महीने में और नॉर्दर्न इंडिया में बेटे बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, जिनको हम बेटा नॉर्दर्न इंडिया में लू के नाम से जानते हैं। मई जून के महीने में चलती हैं और बहुत ज्यादा गर्मी क्रिएट करती हैं। तो बेटा जब सन 90 डिग्री पर यहाँ पर चमकेगा, यानी इक्वेटर पर चमकेगा, तो उसका रिजल्ट जानते हो क्या होगा बेटा? कि सन इस पूरे एरिया को गर्म कर देगा। और जब बेटा गर्म कर देगा तो क्या होगा कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा वो बेटा एकदम हीट हो जाएगा। और जब एटमॉस्फेयर एकदम हीट हो जाएगा तो उसका रिजल्ट जानते हो क्या होगा? कि यहाँ की एयर ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी। एयर ऊपर उठना स्टार्ट कर, फिर बेटे वेगनर का प्रिंसिपल आता है, ढेर सारे प्रिंसिपल आते हैं। वो प्रिंसिपल आपको समझाना नहीं है, क्योंकि हमें एक नॉर्मल समझ करना है। आपको हाई स्कूल का पेपर देना है, पीसीएस का पेपर नहीं देना है। तो इस वजह से हम तुमको बता रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बट इतना समझ लो कि हाँ आपकी समझ क्रिएट होनी चाहिए। तो यहाँ पर सन 90 डिग्री पर जब चमकेगा बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी। और जब बेटा हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगी तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। और जब ये लो प्रेशर क्रिएट होगा तो सन यहाँ से हवाओं को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। ये सन नहीं खींचना स्टार्ट करेगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन यहाँ पर जब लो प्रेशर हो जाएगी तो यहाँ से हवाएं इधर खींचना शुरू हो जाएंगी। इधर बच्चों इंडिया की लैंड ब्रीज चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गर्म होगा, नॉर्थ इंडिया एकदम गर्म की कंडीशन से गुजर रहा होगा। तो वो यहाँ से हवा, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ से हवाएं अपने से इधर की तरफ चलेंगी। और जब बेटे हवाएं अपने से इधर चलेंगी तो वो समुद्र से चलेंगी, और जब समुद्र से चलेंगी तो अपने साथ वेपर लेके जाएंगी, वाटर वेपर लेके जाएंगी, क्योंकि वो समुद्र से जा रही है तो वेपर लेके जाएंगी। और बेटे इसके बाद जब ये हवाएं समुद्र से इधर लैंड की तरफ आएंगी तो जब यहाँ पर पहुंचेंगी बच्चों, तो ये वेस्टर्न घाट पर्वत है। वेस्टर्न घाट पर्वत को इंडिया की लोकेशन कुछ ऐसी हम बता रहे हैं कि इंडिया ऐसे करके है, और ऐसे करके ऐसे आया, फिर यहाँ पर मैले मैदान, यहाँ पर मैले मैदान है, फिर ऐसे करके ऊपर उठा है ऐसे, और फिर ऐसे प्लेट्यू है, फिर ऐसे करके फिर ऐसे मैदान बने, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो बेटे जैसे ये हवाएं आएंगी वैसे ये बेटे ये वेस्टर्न घाट पर्वत के हेल्प से देखो ऐसे आएंगे, और वेस्टर्न घाट पर्वत के हेल्प से ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी। कहां पर? ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही हम ट्रोपोस्फीयर में बेटे ऊपर की तरफ उठेंगी हवाएं, तो जैसे ऊपर जाएंगे बेटे, तो जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फीयर में ऊपर चलेंगे टेम्परेचर डाउन होता है। और जब हम 4400 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं बेटे, तो वहां पर हमें मिल जाती है फ्रीजिंग लाइन। और 4400 मीटर की ऊंचाई पर बच्चों 4400 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो जाएगा कि वहां पर टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। हम ट्रोपोस्फीयर की बात कर रहे हैं बेटा, इसका मतलब ये मत समझना कि हमेशा ऐसा होता है। ट्रोपोस्फीयर में केवल ऐसा होता है कि इस बार जैसे मेसोस्फीयर में पहुंचेगा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ट्रोपोस्फीयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बेटा होगा डाउन, और जैसे जैसे 4400 मीटर की ऊंचाई पर जब हम पहुंचेंगे, 4400 की मीटर की ऊंचाई पर जब पहुंच जाएंगे, तो वहां पर बेटा हो जाएगा टेम्परेचर 0। और जब टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो वहां पानी जाएगा बर्फ जम। इसी वजह से बेटे इंडिया की वो सारे पर्वत और पहाड़ियां जिनकी ऊंचाई 4400 मीटर या उससे ज्यादा है, वो बर्फ से ढकी रहती हैं। जैसे हिमालय माउंटेन, तो हिमालय माउंटेन में हम देखते हैं जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 4400 मीटर से ज्यादा है वही पहाड़ियां केवल बर्फ से ढकी रहती हैं। बाकी नीचे की पहाड़ियां बेटे बर्फ से खुली रहती हैं नॉर्मल सीजन पे। ठंडी के सीजन पर मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश भी हमारा जम जाता है।